बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लेक्चर 3 जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आपकी बुक का पेज नंबर 65 to 68 जो है वो आज का लेक्चर है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को जो है वो हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं और लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो भी बोल सकते हैं। यानी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का दूसरा नेम जो है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल भी हो सकता है या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। ये मैं सब नाम इसलिए लिख देती हूँ ताकि जैसे कोई कभी क्वेश्चन आ जाता है आपको यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल, तो आप लोगों के माइंड में ही ना हो कि ये चीज़ क्या है, या आपको क्वेश्चन आ जाता है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो आप लोगों को पता हो कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लॉ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल भी कहलाता है और लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहलाता है। इसकी सबसे पहले हम लोग जो है वो डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं ताकि आप लोगों को इसका लॉ की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप ये देखें कि हम ये कहते हैं कि टोटल यूटिलिटी फ्रॉम अ गिवन अमाउंट इज़ मैक्सिमम व्हेन it is spent on various goods in such a way that marginal utility of money spent on each good becomes equal। डेफिनेशन को क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर लें ताकि आप लोगों को इस लॉ की जो है प्रॉपर समझ आ जाए। अब टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी फ्रॉम अ गिवन अमाउंट इज़ मैक्सिमम। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक गिवन अमाउंट है। जैसे आप लोगों को पॉकेट मनी डेली की मिलती है, कॉलेज जाते हो तो आपको पॉकेट मनी जो है अगर किसी स्टूडेंट को 100 रुपये मिलते हैं, या हम कहते हैं कि आप सबको 100 रुपीज़ डेली के मिल रहे हैं, तो वो जो गिवन अमाउंट आपके पास है, आपने इस गिवन अमाउंट में अपनी यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी को कैसे मैक्सिमम करना है। तो ये लॉ क्या चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि टोटल यूटिलिटी फ्रॉम अ गिवन अमाउंट इज़ मैक्सिमम। गिवन अमाउंट से आप अपनी टोटल यूटिलिटी को कैसे मैक्सिमम करोगे, उसका क्या रूल है? व्हेन इट इज़ स्पेंड ऑन वेरियस गुड्स इन सच अ वे, यानी वो जो आपके पास 100 रुपये है उसको आप डिफरेंट गुड्स पे इस तरह से स्पेंड करो दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंड ऑन ईच गुड बिकम्स इक्वल। कि आपने जो 100 रुपये में 2 या 3 जितनी भी चीज़ें ली हैं उनके ऊपर जो मार्जिनल यूटिलिटी, जो उनके ऊपर जो मनी स्पेंड कर रहे हो उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको हासिल हो 2 या 3 चीज़ों से, वो आपस में सेम हो, बराबर हो। अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी वो इक्वल आ जाती है तो इट्स मीन कि कंज्यूमर ने जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर लिया। तो आप डेफिनेशन को मेमोराइज़ करने से पहले इस बात को जहन में रख लें कि आपको इसका मीनिंग क्लियर हो। जब आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों के लिए इसको आगे लॉ को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी फ्रॉम अ गिवन अमाउंट इज़ मैक्सिमम। जो भी आपको गिवन अमाउंट दी गई है उससे यूटिलिटी जो है आपको मैक्सिमम मिल रही है व्हेन इट इज़ स्पेंड ऑन वेरियस गुड्स। इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर स्पेंड करनी है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर जो आपने मनी स्पेंड की है उनसे जो मार्जिनल यूटिलिटी अपटेन हो रही है डिफरेंट गुड्स के ऊपर, वो क्या है? इक्वल है। इक्वल वाला वर्ड जो है वो आप लोगों ने माइंड में क्लियरली जो है वो मेमोराइज़ करना है, इक्वल। अब इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड ग्राफ। सबसे पहले आप ये देखें कि टोटल यूटिलिटी की भी डेफिनेशन आपको करवा दी हुई है और मार्जिनल यूटिलिटी की भी। अब इस कंसेप्ट को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें कि टोटल यूटिलिटी गिवन अमाउंट, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपीज़ जो है वो पॉकेट मनी मिली है, तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो कैसे मैक्सिमम होगी? व्हेन इट इज़ स्पेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब आप लोगों ने 2 या 3 चीज़ें ली हैं 100 रुपये में। जैसे हम कमोडिटीज़ को नेम दे लेते हैं ABCD एंड सो ऑन, एंड होता है नंबर लास्ट यूनिट ऑफ एंड सो ऑन। इसमें बहुत सी और कमोडिटीज़ में हमारी आ सकती हैं एंड डिजिट्स तक जो है वो कमोडिटीज़ अगर आप लेते हो तो उनके ऊपर जो मार्जिनल यूटिलिटी है, कमोडिटी फर्स्ट A डिवाइड बाय प्राइस ऑफ A इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ B डिवाइड बाय प्राइस ऑफ B। इसी तरह अगर आपके पास आगे आ जाती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ C डिवाइड बाय प्राइस ऑफ C
आगे नेक्स्ट आ जाती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ डी। तो हम सारी यूनिट्स को लिखने के बजाय फिर डैश के बाद एन यूनिट लिख देते हैं, यानी कि इसके अंदर हम गैप दे देते हैं कि इसमें बहुत सी और यूनिट्स भी आ सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी मनी है और उस मनी में आप कितनी गुड्स ले सकते हो। लेकिन जितनी भी गुड्स लो उन सारी गुड्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल आ जाए। अगर वो मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल आ जाती है तो इस चीज़ को हम क्या नेम देंगे, लॉ ऑफ इक्वी। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल, यानी ऐसा रूल जो हमारी यूटिलिटी को क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है। अब ये 2 पॉइंट तो आपको इस डेफिनेशन से समझ आ गए होंगे। तीसरा आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन आ गई होगी कि इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं। अब लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन का बेटा क्लियर कर लें कि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसको क्यों कहते हैं। आपने 2 कमोडिटीज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी 2 कमोडिटीज़ हैं, लेकिन इनमें से अगर ऐसे हो कि आपको बी कमोडिटी जो है वो कम यूटिलिटी दे रही होती और ए कमोडिटी ज़्यादा यूटिलिटी दे रही हो, तो आपने ए यूटिलिटी को ज़्यादा परचेज़ करना है और बी को कम करना है। इसका मतलब है आप एक यूनिट की बदले दूसरी यूनिट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उसके बदले में मुतबादल दूसरी चीज़ ले सकते हो। ये लॉ ये बताता है कि वो चीज़ आप लोगे जिसमें आपको यूटिलिटी क्या है, ज़्यादा है। जैसे कि आप ये एग्जांपल ले लो कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये कंसीडर करते हैं कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है उसको अगर हम ज़्यादा टाइम देंगे तो हमारा बीएस इकोनॉमिक्स के लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल है, हमारे इसमें मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे। अगर हम स्टैट को थोड़ा कम भी दे लेते हैं तो उसमें फिर भी हमारे मार्क्स ठीक आ जाएंगे। हमें इकोनॉमिक्स में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि हमारे मार्क्स ज़्यादा आ जाए। अगर आपको इसको ज़्यादा टाइम देने से इसमें मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो कम नहीं हो रहे और इसको टाइम देने से इसके मार्क्स ज़्यादा भी हो रहे हैं, तो इट्स मीन आपकी सब्जेक्ट में यूटिलिटी क्या हो रही है, ज़्यादा। लेकिन अगर आपको इसको ज़्यादा टाइम देने से भी इसमें यूटिलिटी ज़्यादा नहीं हो रही तो दूसरे सब्जेक्ट को भी आप टाइम कम दे रहे हो। तो आप इस तरह भी ले सकते हो कि अगर कोई एक कमोडिटी जो है उसको आप परचेज़ करते हो और दूसरी कमोडिटी को भी साथ परचेज़ करते हो, लेकिन उनमें से किसी एक यूटिलिटी कमोडिटी से आपको ज़्यादा बेनिफिट हासिल हो रहा है, ज़्यादा इस्तेफादा हासिल हो रहा है, तो आप उसको ज़्यादा लोगे और दूसरी को कम लोगे। लेकिन ये होगा सब्स्टिट्यूट वाला केस, फिर जिससे आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही होगी आप उसको ज़्यादा लोगे और जिससे कम मिल रही होगी उसको कम लोगे, यानी सब्स्टिट्यूट कर लोगे। इस वजह से हम इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। लेकिन लॉ ये कहता है कि हमें जितने भी कमोडिटीज़ लें उनकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो, इक्वल हो। इक्वल होगी तो कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल। अब इस चीज़ को आप यहाँ से देखो कि यहाँ पे MU क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। MU तो आपको पहले भी कंसेप्ट क्लियर है कि मार्जिनल यूटिलिटी को शो करता है। अगर इसके साथ A लगा दिया, A का मतलब है कि कोई एक कमोडिटी जिसको हम, जैसे हम ए से हम एप्पल भी ले सकते हैं, कोई भी यूनिट ले सकते हैं, ए हमने उसको नेम दे लिया। जैसे आप ये कह लो कि मार्जिनल यूटिलिटी इस डेफिनेशन में आप ये कर लो कि अगर हम ये कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हम ए एप्पल ले रहे हैं और प्राइस ऑफ ए एप्पल ले रहे हैं और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बनाना ले रहे हैं, तो वो क्या हो, इक्वल हो। यहाँ पे प्राइस ऑफ ए क्या है, प्राइस PA क्या है, प्राइस ऑफ ए। अब इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करने से पहले जो है वो कुछ चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है लास्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में भी आपने कुछ चीज़ों को अज्यूम कर लिया था। अब अज्यूम करने में आप ये देखो कि आप, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आपके पास पॉकेट मनी है 100 रुपीज़, तो हम यहाँ पे अज्यूम अगर कर लेते हैं कि एक कंज्यूमर है जिसके पास फिक्स अमाउंट है, यानी उसके पास सिर्फ 7 रुपये हैं। इन 7 रुपये में वो सिर्फ 2 चीज़ें ले सकता है और दोनों चीज़ों की, यानी फर्स्ट हमने अज्यूम किया कंज्यूमर हैज़ अ फिक्स्ड अमाउंट टू स्पेंड से 7 रुपीज़। सेकेंड हम कह रहे हैं ही कैन परचेज ओनली 2 गुड्स। तीसरी अजम्पशन हम ये कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 गुड्स आर एज गिवन इन द टेबल 2.3 ऑन द नेक्स्ट पेज। अब ये नेक्स्ट पेज पे मैं अभी आपको टेबल दिखाती हूँ। तो तीसरी अजम्पशन हमने ये ली कि 2 चीज़ें वो ले सकते हैं, लेकिन उन दोनों चीज़ों की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें पता है कि वो क्या है, वो हम टेबल में देखते हैं। फोर्थ हम कहते हैं प्राइस ऑफ एप्पल एंड बनाना, यानी दो कमोडिटीज़ हैं उनकी जो प्राइस है इज़ RS1 पर यूनिट, 1 रुपया है, 1 यूनिट के ऊपर 1 रुपया।
अब यहाँ पे आप ये देखें कि हम लोग टेबल को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक कंज्यूमर के पास 7 रुपीज़ हैं और उसके पास 2 कमोडिटीज़ की बस ऑप्शन है, ए और बी। ए को हम एप्पल एज्यूम कर लेते हैं और बी को बनाना। अब आप ये देखें कि मार्जिनल यूटिलिटी जो अगर वो 1 रुपया एप्पल के ऊपर लगाता है तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ रही है 28, और बी के ऊपर लगाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ रही है 20। तो जिसके ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा आएगी कंज्यूमर उसके ऊपर स्पेंड करेगा। इट्स मीन इस केस में आप देखो तो कंज्यूमर जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी अपनी किसके ऊपर पहली यूनिट स्पेंड करेगा, ए के ऊपर। क्लियर। दूसरे वाला आप केस देखें तो सेकंड रुपी में मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 24 और 18 में से देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी किसके ऊपर ज़्यादा आ रही है, ए के ऊपर। तो इट्स मीन सेकंड यूनिट भी कंज्यूमर किसके ऊपर स्पेंड करेगा, ए। मार्जिन सेकंड रुपी भी किसके ऊपर स्पेंड करेगा, ए के ऊपर। थर्ड आप देखें तो थर्ड में मार्जिनल यूटिलिटी ए में थर्ड रुपी पे स्पेंड करते हुए वो देखता है तो मार्जिनल यूटिलिटी ए की 20 आ रही है, जबकि बी की मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या है 16 है। तो वो यहाँ पे थर्ड रुपी भी किसके ऊपर स्पेंड करेगा, ए पे। फोर्थ जब हम देखते हैं कि फोर्थ रुपी मार्जिनल यूटिलिटी 16 है और जहाँ के बी में मार्जिनल यूटिलिटी 14 रुपीज़ पे क्या है 14 है, तो इसमें वो 4 रुपी भी किसके ऊपर स्पेंड करेगा, ए के ऊपर। अब कंज्यूमर ने 4 रुपीज़ जो हैं वो ए के ऊपर स्पेंड कर दिए। अब जब वो 5th रुपी स्पेंड करता है तो वो देखता है कि 5th रुपी के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी ए की 12 है और बी की भी क्या है 12 है। अब दोनों की सेम है, अब वो इनमें से किस को चूज़ करे, तो वो दोनों को इस लेवल पे चूज़ करने के बजाय, क्योंकि अब दोनों की सेम है, तो वो ये करेगा कि अपना 5th रुपी ज़्यादा यूटिलिटी हासिल करने के लिए बनाना की यूनिट 1 पे लगा देगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट हासिल हो सके। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो 5th रुपी की है वो कंज्यूमर जो है, आप यहाँ पे देखें कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर हम 5th रुपी की लेते हैं तो वो 20 पे स्पेंड करेगा, यानी 5th रुपी वो अपना स्पेंड करेगा बनाना की यूनिट फर्स्ट पे, क्योंकि यहाँ पे उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी 20 ऑब्टेन हो रही है वो 20 जो है वो यहाँ पे 5th रुपी 12 या यहाँ पे 5th रुपी 12 करने से ज़्यादा है। इट्स मीन 5th यूनिट जो है वो अपनी किसके ऊपर स्पेंड करेगा, बी पे। अगर नेक्स्ट हम देखें तो वो 6 यूनिट यहाँ पे स्पेंड करने के बजाय, यहाँ पे यूटिलिटी चूँकि 8 और 10 कम है और यहाँ पे अगर 6 रुपी इसकी यूनिट पे लगा देता है तो वो आ रही है 18, तो यानी 6 रुपी वो किस पे लगाएगा, 18 पे। थर्ड हम ये देखते हैं कि 7 रुपीज़ जो है, आप लोग ये देखें 6 रुपी किस पे लगा रहा है, 18 पे, और 7 रुपीज़ जो है वो किसके ऊपर लगाएगा, 16 पे। तो उसकी जो 16 आप देखें 7 रुपीज़ थे टोटल, और 7 रुपीज़ में यहाँ पे जो कंज्यूमर ने स्पेंड की, यहाँ पे 4 यूनिट्स ए के लेता है तो वो क्या बन गई 16, और 3 यूनिट्स बी के लेता है वो क्या मार्जिनल यूटिलिटी बन गई 16। और ला हमें यही चीज़ कह रहा था कि इस तरह से 2 चीज़ों के ऊपर स्पेंड किया जाए कि उनकी आखिरी यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है दोनों की वो सेम हो जाए। इट्स मीन कि अगर कंज्यूमर अपने 4 रुपीज़ एप्पल पे स्पेंड करता है तो उसको लास्ट यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ रही है 16, और अगर वो अपने 3 रुपीज़ बनाना पे स्पेंड करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ रही है 16। तो दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी इस स्पेंडिंग के साथ सेम आ रही है। अब ये चेक करना कि क्या ये यूटिलिटी मैक्सिमम है या नहीं है, तो कंज्यूमर की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको जब ऐड अप किया जाता है, यानी आप लोग 28 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 16 इसको ऐड करोगे, ये आ गई यूनिट ए के लिहाज से, इसको ऐड करोगे, और दूसरी तरफ आप 20 प्लस 18 प्लस 16 को ऐड करोगे। तो ये आप जब टोटल देखोगे दोनों का तो आप ये चेक करोगे कि दोनों का जो आपका टोटल आ रहा है वो आ रहा है 142। इट्स मीन कि 142
मार्जिन यूटिलिटी जो है वो कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा है। अगर कंज्यूमर जो है वो अपने 7 रुपीज़ टोटल सिर्फ ए पे स्पेंड कर देता तो भी टोटल यूटिलिटी क्या थी 112। और अगर कंज्यूमर अपने 7 रुपीज़ तो सारे के सारे बनाना पे स्पेंड कर देता तो भी टोटल यूटिलिटी क्या थी 98। लेकिन अगर वो ला को देखते हुए चलता है और इस तरह से स्पेंड करता है कि उसकी लास्ट यूनिट्स की मार्जिन यूटिलिटी इक्वल आ जाए, तो इस तरह स्पेंड ला के अकॉर्डिंगली जब कंज्यूमर ने किया तो वो अगर अपनी टोटल यूटिलिटी को इक्वल करता है तो वो 142 यानी इन दोनों डिजिट से ज़्यादा आ रही है। अब इस चीज़ को आप आगे पीछे और भी करके देख सकते हो, फिर भी ये 142 वाला डिजिट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अज्यूम करो कि हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर ए पे 4 रुपीज़ स्पेंड करने की बजाय 3 कर देता है यानी 20 तक स्पेंड करता है, और बी के ऊपर 4 पीस स्पेंड करता है यानी 14 तक स्पेंड करता है। अब आप इसको टोटल करके देखोगे यानी यहाँ तक 20 तक और यहाँ 14 तक, क्योंकि उसके पास 7 रुपीज़ है ना तो उसने 7 रुपीज़ को स्पेंड करना है। तो हम कहते हैं 3 रुपये अब इस पे लगा लेते हैं और 4 रुपये इस पे लगा लेते हैं, तो भी आप टोटल करोगे तो वो आपका 140 बनता है। तो उस सूरत में भी टोटल यूटिलिटी जो है वो 142 से लेस बनती है। अब ये वाली सारी चीज़ जो आपने ला के मुताबिक टेबल में अंडरस्टैंड की है, इसी के ऊपर हम ग्राफ फार्मूलेट करते हैं। अब ग्राफ देखें हम, क्योंकि आपके पास 2 यूनिट्स हैं एप्पल और बनाना, तो हम फिगर ए में एप्पल को ले लेते हैं, फिगर बी में बनाना को ले लेते हैं। उसी तरह आपका ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपने यूनिट्स ली, सिंपली यूनिट्स, मनी की यूनिट्स 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी मनी की यूनिट्स आपने ली रुपीज़, यहाँ पे भी रुपीज़ लिए। यहाँ पे आप वाई पे लोगे मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल की और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी लोगे बनाना की। अब ये दोनों डायग्राम्स जो हैं वो इसलिए एक दूसरे के सामने बनती हैं ताकि हम लोग इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकें कि हमें कितनी मार्जिनल यूटिलिटी हासिल हो रही है। अब टेबल के अकॉर्डिंगली अगर आप सबसे पहले 4 रुपीज़ स्पेंड करते हो, 4 रुपीज़ स्पेंड करते हो किसके ऊपर, एप्पल के ऊपर, जो कि आप यहाँ पे देखो 0 से 4 यूनिट स्पेंड करते हो एप्पल पे, तो आपको लास्ट जो यूनिट है वो मार्जिन यूटिलिटी कितनी दे रही है 16, यहाँ तक क्लियर। 0 से 4 यूनिट्स से आप स्पेंड करते हो तो आपको मार्जिन यूटिलिटी क्या आ रही है 16। तो ये एरिया जो आपका फार्मूलेट कर रहा है तो ये बता रहा है एस और एन तक। अगर आप 3 रुपीज़ स्पेंड करते हो 0 से 3 तक स्पेंड करते हो बी यूनिट के ऊपर, तो आपकी मार्जिन यूटिलिटी क्या है 16। तो आपका एरिया क्या आ रहा है एम और टी। तो हम ये कह सकते हैं कि एस और एन जो है वो इक्वल है किसके, एम और टी के। ये वो एरिया है जो हमें बता रहा है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम इसके ऑपोजिट चलते हैं, यानी हम एप्पल के ऊपर 3 यूनिट स्पेंड कर लेते हैं और हम बनाना के ऊपर जो है वो 4 यूनिट स्पेंड कर लेते हैं, तो आपकी लाइन बनेगी पी और क्यू और यहाँ पे बनेगी डी और ई। तो अब इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है पी और क्यू और डी और ई जो है वो आपकी इक्वल नहीं आती। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि आप लोगों के इस एरिया में मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो सेम नहीं होगी या मैक्सिमम नहीं होगी। इट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है अगर यहाँ से एस और एन से पीछे जाते हैं तो हमारे लिए लॉस है, और यहाँ से हम टी और एम से आगे जाते हैं तो हमारे लिए गेन है। और यहाँ से टी और एम पे और यहाँ पे एस और एन पे अगर हम लोग रहते हैं, यानी किसी 4 यूनिट से पीछे जाने पे हमें लॉस है, लेकिन इसकी एक्स्ट्रा यूनिट लेने पे हमें गेन है। लेकिन हमारा जो इक्विलिब्रियम आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, एस एन इक्वल है एम टी के। तो ये हमारा जो है चीज़ जो है इक्वल जो आ रही है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को। अब इस लॉ को बेटा एक्सप्लेन तो हमने किया विद द हेल्प ऑफ टेबल और डायग्राम। तो अब इसको हम जो है कुछ इसकी लिमिटेशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि इस लॉ में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जो इस लॉ को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में जो है डिफ़िकल्ट कर रही है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर
प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड टेस्ट। अब हम लोग ये कहते हैं कि जो हम एज अ ह्यूमन बींग्स हम ये कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल एक्यूरेट जो है कैलकुलेशन नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको ये कहती हूँ कि आपको डेली की 100 रुपीज़ जो है वो पॉकेट मनी मिलती है। आपको 100 रुपीज़ पॉकेट मनी तो मिल गई, लेकिन आप लोगों को चीज़ों की प्राइजेस का भी पता है। ठीक है, आपको पता है लेस कॉलेज में आप अगर स्पेंड करते हो तो आपको पता है लेस का पैकेट कितने का है, कोक कितने की है, बर्गर कितने का है, और आपको जो चीज़ जिसका टेस्ट अच्छा लगता है आप उसके मुताबिक चीज़ों को चेंज करते हो या परचेज़ करते हो। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है वो हमेशा आप लोगों को ना तो कहीं दी गई होती है और ना ही आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस लॉ के मुताबिक आप किस तरह से डिसाइड करोगे कि आपने 100 रुपये को किन किन चीज़ों पर स्पेंड करना है और कैसे स्पेंड करना है और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे ऑब्टेन करनी है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये वाली चीज़ जो है वो बहुत मुश्किल होती है। हम लोगों ने कभी माइंड में रखते हुए इस तरह से चीज़ों को नहीं लिया। आप कैंटीन पे जाती हो तो आपको जो चीज़ खाने को दिल कर रहा है आप वो लोगे, ना कि आप वो चीज़ ले लोगे जिसके अंदर यूटिलिटी ज़्यादा है। आप में से बहुत से बच्चे जो हैं अगर किसी भी शॉप पे जाते हैं जहाँ पे पिज़्ज़ा भी मिल रहा है और साथ ही एप्पल भी मिल रहे हैं, तो आप में से बहुत कम स्टूडेंट हैं जो एप्पल परचेज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो बर्गर लेंगे। आप में से कोई भी ये नहीं सोचेगा कि एप्पल जो है वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है और हमें यूटिलिटी भी ज़्यादा दे रहा है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किल होती हैं। सेकंड हम कहते हैं इंडिविजिबल गुड्स। हम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि दो गुड्स की यूटिलिटी जो है वो इक्वल हो। जैसे हम ये कहते हैं कि एक मैंने कार ली और कार के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको मैं डिवाइड नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह सकती कि कार की जो है फ्रंट सीट जो है वो ज़्यादा यूटिलिटी दे रही है और बैक सीट जो है वो कम दे रही है। कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं कर सकते और उनकी 1 बाय 1 पार्ट जो है यूटिलिटी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स जो है वो बहुत मुश्किल है। थर्ड हम कहते हैं कस्टम एंड फैशन। जब हम चीज़ें परचेज़ करते हैं तो हम लोग ये माइंड में रखते हुए चीज़ें नहीं लेते कि हमें किससे यूटिलिटी ज़्यादा हो रही है। बहुत से कम लोग हैं जो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए परचेजिंग करते हैं। लेकिन जैसे आप लोग यंगस्टर हो तो आप लोगों ने तो मार्केट जाकर शॉपिंग करते वक्त माइंड में ये चीज़ रखनी होती है कि आजकल फ़ैशन किसका है। तो जब आप फैशन को देखते हुए चीज़ ले रहे हो, आप लोगों को पता है जी अब शॉर्ट शर्ट का फ़ैशन है या लॉन्ग का फ़ैशन है, तो जब आप फैशन को ज़हन में रखते हुए चीज़ परचेज़ कर रहे हो तो यूटिलिटी का तो कहीं अमल दखल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ में जो हमने कहा कि चीज़ों को इस तरह से लो कि उनकी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाए, वो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। क्योंकि प्रैक्टिकली जो है वो चीज़ें जब ली जाती हैं तो उसमें फ़ैशन को मद्देनज़र रखा जाता है, लोग मार्जिनल यूटिलिटीज़ को माइंड में नहीं रखते। फोर्थ आ जाता है टाइम प्रॉब्लम। बहुत सी चीज़ें हम फ़ौरन से जाते हैं और ले लेते हैं। तो हम लोगों को एक्चुअली अगर हम देखें तो हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग इस चीज़ पर टाइम लगा सकें कि किस में हमें मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होगी, किस में हमें मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। ये बहुत मुश्किल है यूटिलिटीज़ को कंपैरिजन करना, जैसे कि हमने इस टेबल में किया। हम लोगों तो क्विकली जाके शॉपिंग कर लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं 25% लोग भी आप करो तो जो बहुत सोच विचार करके चीज़ें लेते हैं, लेकिन 70% लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने क्विक शॉपिंग करनी होती है, क्विक डिसीजंस लेने होते हैं। तो प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल है ये देखना कि आपको किस चीज़ में मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा हो रही है। अब चूँकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली मुश्किल है ना, इसलिए हम इनको क्या नेम दे रहे हैं, लिमिटेशंस का, कि कौन सी चीज़ें हैं जो इस लॉ के ऊपर लिमिटाइज हो रही हैं। फिफ्थ वन आ जाता है यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल। अब आपने जो लास्ट जो है कंज्यूमर बिहेवियर वाले में मैंने आपको बताया था कि कॉर्डिनल। अब कॉर्डिनल वाले ये कहते हैं, जो क्लासिकल्स हैं इकोनॉमिस्ट, वो ये कहते हैं कि भाई यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। वो कहते हैं इसके लिए हम यूटिलोमीटर रखते हैं। यूटिलोमीटर का मैंने आपको बताया था कि जैसे हाइट को मेजर किया जा सकता है ऐसे यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ यूटिलोमीटर। लेकिन एक्चुअली हकीकत में कोई यूटिलोमीटर नहीं है। आप कभी भी किसी इंसान की सेटिस्फेक्शन नहीं बता सकते। मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। तो जब कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि एप्पल के किसी यूनिट से हमें इतना यूटिलिटी हासिल हो रही है, बनाना के यूनिट से हमें इतनी यूटिलिटी हासिल हो रही है। एक्चुअली ये प्रैक्टिकली बहुत ही
डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टॉपिक जो है प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस, कि इस लॉ की प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो एक्चुअली कंज्यूमर जो है वो हम कहते हैं कि कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इस चीज़ को माइंड में रखता है। उसका बिहेवियर कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ऐसा होता है कि वो देख रहा होता है कि वो ऐसी चीज़ ले या ऐसी परचेजिंग करे जिसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। वो उससे कॉन्शियसली डिसीजन हो रहा होता है या अनकॉन्शियसली हो रहा होता है। इट्स मीन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये वाला लॉ जो है वो कंज्यूमर को बेनिफिट कर रहा है। सेकंड हम कि प्रोडक्शन प्लानिंग में देखें तो जो कंस्ट्रक्शंस हो रही होती हैं, जो फर्म्स हैं जो प्रोडक्शन कर रही होती हैं, चीज़ें बना रही होती हैं, जैसे आप ब्रांड्स देखो या आप कमर्शियल्स देखते हो, तो हर ब्रांड हर फर्म जो है वो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करना चाहती है जिसमें उसके यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो, वो चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं जिसमें उनकी सेलिंग ज़्यादा हो। तो इसमें अगर हम प्रोडक्शन प्लानिंग के लिहाज से देखें तो भी फर्म्स जो हैं वो ऐसे कम्बिनेशंस या ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करना चाहते हैं जिसमें उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज़ जो है वो इक्वल हो। या अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिहाज से देखो तो कंस्ट्रक्शन में हर फर्म जो है वो जो लेबर लगा रही है, जो लैंड है, जो उसके ऊपर कैपिटल लगा रही है, वो सारी चीज़ों से उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम कर सके। इट्स मीन प्रैक्टिकली हम देखें तो प्रोडक्शन के प्रोसेस में भी ये लॉ इम्पोर्टेंट है, बेनिफिट दे रहा है, कंज्यूमर को भी दे रहा है। थर्ड हम कहते हैं रिवार्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब रिवार्ड्स क्या है, यानी कि जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्चुअली प्रोडक्शन के चैप्टर में ना आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पे लेक्चर को बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सिंपली आपको ये बताती हूँ कि बेटा प्रोडक्शन के प्रोसीजर में जो चीज़ें हमारी इस्तेमाल होती हैं, हमें ज़मीन भी चाहिए होती है, मज़दूर भी चाहिए होता है, पैसा भी चाहिए होता है, और वो सारी चीज़ों को जो हमने पेमेंट करनी है वो हम कोशिश करते हैं कि उनको जो पेमेंट हम करें वो सेम हो, क्योंकि हम उनसे यूटिलिटी सेम ऑब्टेन कर रहे होते हैं। तो ये प्रैक्टिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिवार्ड्स देते वक्त भी जो है वो फर्म को बेनिफिट दे जाती है। फोर्थ वन जो है वो हम ये कहते हैं एक्सचेंज। अब एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज़ आल्सो डन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। एक्सचेंज ऑफ गुड्स क्या है, जैसे आप दो फ्रेंड्स भी हो तो आप इस तरह से एक दूसरे के साथ गुड्स चेंज करोगे, या दो बहन भाई सिबलिंग्स में आप देखो, आप कहते हो तुम मुझसे ये ले लो और उसके बदले मुझे ये दे दो, तो दोनों के माइंड सेट में जो है वो फ़ायदा चल रहा होता है। अगर आपने कभी अपने बहन भाइयों से कोई चीज़ एक्सचेंज की हो तो आप देखते हो कि एक्सचेंज करते वक्त तुम्हारे माइंड में चल रहा होता है कि अगर ये मुझे ये दे दे और मुझसे ये ले लेना तो मेरा इसमें फ़ायदा है। ये नहीं कि अभी इकनॉमिक्स पढ़ने से पहले ही आपके माइंड में इकनॉमिक्स चल रही होती है। आप लोगों ने इकनॉमिक्स सब्जेक्ट तो भी पढ़ना स्टार्ट किया ना, लेकिन ये चीज़ तो आपके बचपन से ही चल रही है कि हम किसी दो छोटे बच्चों को भी देखें वो चीज़ें खा रहे हो तो वो एक दूसरे से चीज़ एक्सचेंज करते वक्त अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं कि मुझे ये दे दो तो मुझसे ये ले लो। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो हैं वो भी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो है वो डन होते हैं। तो हम प्रैक्टिकली अगर इम्पोर्टेंस देखें ला के तो ये कंज्यूमर को भी बेनिफिट कर रही है, प्रोडक्शन को भी कर रही है, रिवार्ड्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी हमारे लिए बेनिफिशियल है और गुड्स के एक्सचेंज में भी। होपफुली ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड द लेक्चर थॉरली। आप सबको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इन केस ऑफ एनी confusion, please discuss with me. See you in the next lecture. Allah Hafiz. Please subscribe the channel and like the video.